नमस्कार, मैं दिग्विजय चौहान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, आप सभी को पता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। और आप चाहेंगे महान्यायवादी के बारे में सब कुछ जानना और समझना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ये बोला जाता है कि ये भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, मतलब भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। नॉट इवन सबसे बड़ा विधि अधिकारी, बल्कि ये भारत का सबसे पहला विधि अधिकारी भी होता है, सर्वप्रथम और सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। इसके अलावा ये चीफ लीगल एडवाइजर भी होता है, मतलब भारत सरकार का, साथ ही साथ राष्ट्रपति जी का ये मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। इसके बारे में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में व्यवस्था कर दी गई है कि एक महान्यायवादी होगा। कार्य क्या होगा? तो कार्य मैंने इसका आपको बता दिया कि सबसे पहले तो ये सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होगा, और दूसरा ये पहला लीगल एडवाइजर होगा, फर्स्ट लीगल एडवाइजर एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा। चलिए, तो वर्तमान में हमारे जो महान्यायवादी हैं वो कौन है, मतलब आज जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस समय तक ये जो आपके महान्यायवादी हैं ये हैं श्री एन वेंकट रमनी साहब। ठीक है, तो इनके बारे में बोला गया है कि न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये आप इन्हें देख सकते हैं, इनका फोटो है। अब हम महान्यायवादी पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसके, ठीक है, परिचय पर आएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि संवैधानिक पद है, भारतीय संविधान में इनकी व्यवस्था की गई है इसके बारे में, और बोला गया है कि भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो यूनियन है, संघ है, संघ के बारे में डिस्कस भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है, और आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक ये आपको जो है ना बच्चे संघ देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जो संघ है, जो यूनियन है, जो भारतीय संविधान के भाग 5 में है, ये हमको 5 अध्यायों में देखने को मिलता है। इसके 5 चैप्टर्स हैं, और 5 अध्यायों में जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर जो है, अध्याय 1 जो है, वह होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। अध्याय 1 जो होता है वह एग्जीक्यूटिव होता है, वह कार्यपालिका होता है। और कार्यपालिका का जो विस्तार है, कार्यपालिका के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वो 52 से 78 में किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है तो ये संघ की कार्यपालिका का ही एक अंग है, ये संघ की कार्यपालिका का ही एक हिस्सा है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो चैप्टर 2 है भाग 5 का, चैप्टर 2 में क्या है? तो चैप्टर 2 में है संसद। संसद के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वह आर्टिकल 79 से 122 में है, संसद के बारे में। इसके अलावा अगर तीसरा हम बात करें तो तीसरा अध्याय क्या है? तो वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब राष्ट्रपति की इन विधायी शक्तियों में आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की अन्य विधायी शक्तियां भी हैं। तो स्पेशली जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 1 to 3 में। वहीं जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 आपका सुप्रीम कोर्ट है सर, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो डिस्कशन है, सर्वोच्च न्यायालय, वह आर्टिकल 124 से 147 में है। और फिर इसके बाद लास्ट जो है वो सीएजी है। क्लियर है? अब आप सीएजी के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि हमें सीएजी के बारे में जानकारी मिले। तो सीएजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लाएंगे, और 10 मिनट के भीतर आपका पूरा सीएजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये सीरीज चल रही है। अब सीएजी के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वह आर्टिकल 148 से 151 में है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के भाग 5 का क्लासिफिकेशन हमने किया है। ठीक है, 5 चैप्टर्स में किया, ये आप समझ लीजिए। तो ये बात तो हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके बाद इनकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। तो महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा सरकार की सलाह पर करेंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति का मनमाना व्यवहार नहीं होगा, राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। अब इनकी योग्यताओं के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो योग्यताओं के बारे में बिल्कुल स्पष्ट संविधान में बोला गया है कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता होगा। यदि वे सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाने की योग्यता रखते होंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज 5 साल तक, अथवा
किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक एज एडवोकेट, या फिर अगर ये भी नहीं है उनके पास योग्यता, तो वे राष्ट्रपति की नजरों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ये इनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं कि सर अवधि, क्या अवधि होती है, उसका कार्यकाल क्या होता है, तो संविधान में कहीं पर भी उसके कार्यकाल के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, क्योंकि सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से उसकी नियुक्ति की जाती है। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब सरकारें बदलती हैं तो वो भी अपना त्यागपत्र दे देता है कि कोई नई सरकार उसे आकर उसे उसके पद से हटाए। तो आत्मसम्मान जरूरी है जीवन में, वो खुद ही हट जाता है। आमतौर पर जब सरकारें नहीं बदलती तो फिर वो जो है ना अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाता है सरकार के कहने पर। जैसा कि आपने देखा कि इनसे पहले जो वेणुगोपाल साहब थे उनके संदर्भ में हुआ कि लगातार सरकार ने उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए, कभी 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया, इस तरह से। अब आगे चलते हैं निष्कासन, कि इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर भी राष्ट्रपति सरकार के परामर्श से या प्रधानमंत्री के ही परामर्श पर उसे हटा सकेंगे। और राष्ट्रपति पर इस तरह की जो सलाह होगी वो बाउंडेड होगी, बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति का ऐसा व्यवहार मनमाना नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री परामर्श दे, जब प्रधानमंत्री सलाह दे, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोले कि हटा दीजिए, राष्ट्रपति हटा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आइए अब इनके कानूनों के इनके कर्तव्यों के और इनके कार्यों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इनके कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऐसे कानूनी मामलों पर वह भारत सरकार को सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में वह राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। संविधान या किसी अन्य कानून के द्वारा जो भी कर्तव्य उसके सौंपे गए हैं वह उन कर्तव्यों को पूरा करेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो वह भारत सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता है, मुख्य कानूनी सलाहकार है। अगर जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं, आपको बताता हूं हमेशा से कि अगर मैंने भारत सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा कर दिया तो मेरी तरफ से लड़ने के लिए उस मुकदमे को मेरा वकील आएगा, भारत सरकार की तरफ से महान्यायवादी आएगा। आप समझ गए होंगे, जब भारत सरकार की तरफ से महान्यायवादी आएगा तो स्वाभाविक सी बात है वह भारत सरकार का वकील है। जैसे एक मेरा वकील है तो ऐसे ही भारत सरकार का वकील महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार के पक्षों को रखेगा। क्लियर है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति की देखिए कुछ सलाहकारी शक्तियों के बारे में डिस्कशन किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान पूर्व और संविधान पश्चात मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। तो ऐसे संदर्भ में जो है ना महान्यायवादी ही होगा जो राष्ट्रपति की ओर से देखिए सुप्रीम कोर्ट से सवाल जवाब करेगा या फिर परामर्श मांगेगा। ये सारी बातें यहां पर दर्शाई गई हैं। इसके बाद उनके अधिकारों के बारे में बात करें तो अधिकारों के बारे में यह है कि वो संसद के दोनों में से किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है, भाषण भी दे सकता है, वोट नहीं कर सकता क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। एक और बात बता दो, हमने ये जो महान्यायवादी का पद है ये एक्चुअली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन एक मुख्य अंतर यह है, आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो महान्यायवादी है वो वहां के निम्न सदन का मतलब वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, इसलिए उसे वोट डालने का अधिकार होता है। हमारे संविधान निर्माताओं को पूरा यकीन था कि हमारे यहाँ निम्न सदन से हो सकता है कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई ना आए जो सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की क्षमता रखता हो या योग्यता रखता हो, तो इसलिए बाहर से उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाने की सिफारिश की गई या फिर इस तरह का प्रावधान किया गया। तो इसलिए चूंकि ये निम्न सदन का सदस्य नहीं है तो वोट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी का ये किसी भी क्रिया प्रक्रिया में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है, देखिए सदन की बैठकों को संबोधित भी कर सकता है। बैठकों को संबोधित करने का मतलब है भाषण देने के संदर्भ में, अध्यक्षता नहीं। क्लियर है? अध्यक्षता तो स्पीकर महोदय ही करेंगे। इसके अलावा वह सभी उन विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होगा जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं, क्योंकि संसद सदस्य के समान उसके अधिकार होते हैं, तो इसलिए उन सभी विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों का वह हकदार है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता इसलिए उसे निजी प्रैक्टिस की जा सकती है, ठीक है, उसे निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जाएगा। हाँ, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, वह खुद के अपने केसेस भी लड़ सकता है किसी भी बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस के केसेस को भी वह डील कर सकता है, ऐसा किया भी है। लेकिन वह भारत सरकार के खिलाफ ये ध्यान रखा जाएगा कि जब वह किसी प्राइवेट केस की हियरिंग कर रहा होगा, ठीक है ना, या फिर प्राइवेट केस को टैकल कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा कोई भी प्राइवेट, तो वह उस समय जो है ना तो भारत सरकार के खिलाफ कोई
सलाह दे सकता है और ना ही किसी भी तरह का कोई परामर्श दे सकता है और ना ही भारत सरकार के खिलाफ वह कोई केस लड़ सकता है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। लेकिन वह भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में सलाह या जानकारी नहीं दे सकता। इसके अलावा उसकी सहायता के लिए 2 और व्यक्तियां होते हैं और वो जो 2 और व्यक्ति होते हैं वे सॉलिसिटर जनरल होते हैं और इसके अलावा एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये दोनों अधिकारी महान्यायवादी की सहायता करते हैं उसके कार्यों में, लेकिन ये दोनों संवैधानिक पद नहीं है। ये संविधान में जो एक व्यवस्था के तहत इन पदों का सृजन किया गया, लेकिन चूंकि जो माफ कीजिएगा, व्यवस्था के तहत, ठीक है, ये पद हमारे प्रक्रिया का अंग बन के, लेकिन संविधान में कहीं पर भी इन 2 पदों का, सॉलिसिटर जनरल का और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का, कोई भी जिक्र नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच और आपको पूरी जानकारी मिली होगी।